नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टी विद्भूषण पर। आज की हमारी ये तीसरी क्लास है हिंदी पेडागोजी की। इसके पहले के 2 क्लास अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल पर जाइए, वहाँ पे आपको वीडियो मिल जाएगी, तो जा करके उन वीडियोज़ को आप देख लीजिएगा। अगर आप सीटेट एग्जाम में पहली बार बैठने जा रहे हैं तो कई बातें आपको याद रखनी हैं, और अगर आपका 1 या 2 नंबर से रह गया है, आपने उसको क्लियर नहीं कर पाया है, तो उनके लिए भी बहुत ही ज़रूरी वीडियो है। थोड़ी सी बातें हैं, उनको आपको सुनना है, जानना है, जिससे हम कह सकते हैं कि 15 नंबर की पेडागोजी हिंदी की हम यहाँ करा रहे हैं। तो हर एक सब्जेक्ट से आपके एग्जाम में 15 नंबर की पेडागोजी पूछी जाएगी। तो अगर आप सीटेट जुलाई 2023 की तैयारी कर रहे हैं तो हर एक सब्जेक्ट से, चाहे आपका पर्यावरण हो, मैथ हो, हिंदी हो, तो वहाँ से आपके 15 नंबर की पेडागोजी कुल मिला के आपके एग्जाम में 75 नंबर आप पेडागोजी से तैयार कर सकते हैं। तो सबसे बड़ा रोल है पेडागोजी का 75 नंबर का, यानी कि इसको आप टारगेट बना सकते हैं। तो इसको टारगेट बना के आप तैयारी करिए। 75 नंबर में आप 70 नंबर हर हाल में लाएंगे। टूटी फूटी भी तैयारी करते हैं, अगर आप टूटी फूटी का मतलब ये कि 1 से 2 घंटे करते हैं, तो ये आपका 75 नंबर आपका कहीं नहीं जाएगा। और हमने हिंदी में आपको जो भी चीज़ें सिखाई है, गद्यांश और पद्यांश की जो 2 वीडियो अपलोड की है, उसमें आपको ये बातें बताई गई कि आपको कैसे एग्जाम हॉल में गद्यांश और पद्यांश के प्रश्नों को करना है। और 2-3 बातें ये ध्यान रखनी है कि पहला आपका ये कि 75 नंबर की पेडागोजी को आपको तैयार कर लेना है। हिंदी की पेडागोजी लगातार इस समय चल रही है, और हिंदी का जो आपका गद्यांश और पद्यांश से प्रश्न आता है, उसको हल कैसे करना है, ये तरीका हमने आपको वहाँ बताया है। उस वीडियो को आप जा करके देखिएगा। हिंदी गद्यांश और पद्यांश दोनों की वीडियो अपलोड किए गए हैं। उसमें साफ तौर पे लिखा भी गया है कि कैसे एग्जाम हॉल में इसको सॉल्व करें, गद्यांश के प्रश्नों को। आपका समय की बचत होगी और एक आपको आइडिया लग जाएगा, एक पहले से ही आप एक तरह से कह सकते हैं कि अनुभव लगा सकते हैं कि किस टाइप के आपके एग्जाम में प्रश्न आएंगे और किस टाइप से पूछे जाएंगे। अगर आपने हिंदी के व्याकरण थोड़े बहुत तैयार कर लिए हैं, या एग्जाम से पहले भी आप तैयार कर सकते हैं, जैसे कि उसी पैसेज या पद्यांश दोनों में से उसमें एक शब्द का अर्थ आपसे पूछ सकता है, पर्यायवाची पूछ सकता है। जो व्याकरण के प्रश्न होते हैं वो हम आपको बता रहे हैं। समाज से भी 1 या 2 प्रश्न बनते हैं, यानी कि हम कह सकते हैं कि समाज से भी एक प्रश्न आपका आ सकता है। पैसेज में जो दिया रहेगा उसी से पूछा जाएगा, उसी से रिलेटेड समास या फिर पर्यायवाची या फिर विलोम या उसका अर्थ, जो भी चीज़ें होंगी उसी गद्यांश या पद्यांश से पूछी जाएंगी। तो इतनी बातें आपको याद रखनी है। और 15 नंबर की हर एक सब्जेक्ट की पेडागोजी है। अगर कोई भी सब्जेक्ट आपका कमज़ोर है, ज़्यादातर बच्चे मैथ में कमज़ोर होते हैं, मैथ में आपको हर हाल में 15 नंबर की पेडागोजी आपको अच्छे तरीके से ध्यान देने हैं। तो ये ध्यान देनी है 2-3 बातें जो हमने आपको बताई हैं। अब चलिए यहाँ से वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ हम कोशिश कर रहे हैं कि 2 से 3 दिन में आपकी हिंदी की सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं। फिर अगला सब्जेक्ट शुरू करते हैं। और पर्यावरण की कई सारी वीडियो जो आपको हमने दी है, पर्यावरण भी आपका संभवतः क्लियर हो चुका है, लेकिन जब आपका एग्ज़ाम नज़दीक आएगा तो हम आपको महामैराथन भी चलाएंगे। उसमें वही चीज़ें, वही कंटेंट देंगे जो आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। थोड़ा सा एक आपको अभी अनुभव मिल रहा है, तैयारी आपको कैसी करनी है। 2 से 3 घंटे भी अगर आप देते हैं तो आप अच्छा रिजल्ट लेकर आएंगे। पहले प्रश्न से शुरुआत करते हैं, बातें बहुत हो गई है। अगर वॉइस वगैरह सब कुछ क्लियर हो तो आप थम्स अप कर दीजिए और फटाफट से हम शुरू करते हैं। जब कोई विद्यार्थी भाषा का प्रयोग अपनी भावनाओं, संवेगों और विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए करती है, या फिर कह सकते हैं कि करता है, तो वह भाषा के किस प्रकार का प्रयोग कर रही है या कर रहा है। प्रश्न है और अच्छे तरीके से आपको पढ़ना है। देखिए, एग्जाम में आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले आपको प्रश्न को अच्छे तरीके से पढ़ना है। तो प्रश्न है कि जब कोई विद्यार्थी भाषा का प्रयोग अपनी भावनाओं, संवेगों और विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए करती है, या फिर कह सकते हैं कि करता है, तो वह भाषा के किस प्रकार का प्रयोग कर रही है या कर रहा है। तो ये कहीं ना कहीं सूचनात्मक नहीं कर रहा है, ये आप सीधे तौर पे गलत हो सकता है, गलत है भी। निर्देशात्मक, ये निर्देशात्मक भाषा का प्रयोग थोड़ी ना यहाँ कर रहा है, तो ये भी आपका गलत जवाब है। विकास मूलक, इसका भी प्रयोग नहीं किया जा रहा है। सीधे तौर पे हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। गो थ्रू ऑप्शन मेथड का प्रयोग आप कर सकते हैं, ये भी अच्छा तरीका है। थोड़ा सा दिमाग आपको लगाना है, और एक दिमाग नहीं लगाना है। क्या वो दिमाग ये है
कि सबसे बड़ा आंसर बेस्ट आंसर, ये हमेशा सदैव सत्य नहीं है, ये बात याद रखिएगा आप। बल्कि इसका प्रयोग करिएगा गो थ्रू ऑप्शन मेथड का। इसमें आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना रहता है और उसी से आपको आंसर छांट करके निकालना रहता है। तो यहाँ उस भाषा का जिसे आपका ये व्यंजक तो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, अर्थपूर्ण आपको समझ में आ रहा होगा कि जब भी कोई विद्यार्थी भाषा का प्रयोग अपनी भावनाओं को, संवेगों और विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए करता है तो वह की अर्थपूर्ण प्रकार का प्रयोग कर रहा है। अब चलते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न है, श्री जगबीर अपनी कक्षा 2 में श्रुतलेख का मतलब आप समझते होंगे जो सुनकर लिखा जाता है, उसके प्रयोग से अपने विद्यार्थियों की किस क्षमता में सुधार कर रहे हैं या कौन सी क्षमता में सुधार कर रहे हैं। श्री जगदीप जब श्रुतलेख कक्षा 2 के विद्यार्थियों को अपने बोलते हैं तो यहाँ लेखन एवं श्रवण, तो लेखन और श्रवण नहीं होगा क्योंकि श्रुतलेख में पहले आप सुनते हैं, यानी श्रवण सुनना होता है एवं लेखन, तो पहले आप सुनते हैं फिर लिखते हैं। तो जगबीर अपनी कक्षा 2 में श्रुतलेख के प्रयोग से अपने विद्यार्थियों की श्रवण एवं लेखन क्षमता में सुधार कर रहे हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर। ये सभी जितने प्रश्न हैं आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। सीटेट एग्जाम में एक बात और आपको याद रखनी है कि जितने भी प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं वो आपके प्रीवियस ईयर पैटर्न पे होते हैं, उसमें थोड़े बहुत बदलाव आपको देखने को मिलेंगे। तो आपको प्रीवियस ईयर अच्छे तरीके से तैयार करना है। हम सभी प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर के तौर पे तैयार करा रहे हैं ताकि कोई भी कॉन्सेप्ट आपका गलत ना हो। पठन को प्रभावित करने वाली अधिगम विकलांगता आपको बतानी है, जो पठन को प्रभावित करती है। तो पठन को प्रभावित करती है पठन वैफल्य, सीधे तौर पे आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। पठन से आप कह सकते हैं कि पढ़ने की जो अधिगम असफलता होती है, अधिगम वैफल्य, अधिगम में कठिनाई, तो पठन को यानी पढ़ने को जो प्रभावित करने वाली अधिगम विकलांगता है वो आपकी पठन वैफल्य है। लिखने में जो विकलांगता है उसे लेखन वैफल्य कह सकते हैं। गणित में जो वैफल्य होती है गणन करने में, तो आपकी गणन वैफल्य हो जाएगी। तो यहाँ इस तरह से आप गो थ्रू ऑप्शन मेथड का प्रयोग करिए, अच्छे तरीके से आप आंसर निकाल लेंगे। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आपके जितने भी सोशल मीडिया ग्रुप हैं, चाहे आपका व्हाट्सएप ग्रुप हो, फेसबुक हो, हर जगह वीडियो को शेयर कर दीजिए। सुश्री परवीन की कक्षा में बहुधा विद्यार्थियों से अपेक्षा की जाती है कि वे उनके पीछे पीछे दोहराएं। तो सुश्री परवीन किस प्रकार का अनुसरण कर रही है ये आपको बताना है। तो एक बार अच्छे तरीके से फिर से प्रश्न को पढ़िएगा, अच्छे तरीके से आप आंसर कर पाएंगे। तो प्रश्न को हम पुनः पढ़ते हैं। सुश्री परवीन की कक्षा में बहुधा विद्यार्थियों से अपेक्षा की जाती है कि वे उनके पीछे पीछे दोहराएं। सुश्री परवीन कौन सी अनुसरण कर रही है? तो अपनी कक्षा में पुनरावृत्ति कह सकते हैं क्योंकि वो पीछे पीछे दोहराते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अपनी कक्षा में वार्तालाप ड्रिल, तो बातचीत करने की कोई यहाँ जिक्र नहीं है कि वार्तालाप ड्रिल का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी आपका गलत हो जाएगा। इस तरह आपको ऑप्शन से प्रश्नों को छांटना है। अपनी कक्षा में पूरा करने का ड्रिल, तो अपनी कक्षा को पूरा करने का ड्रिल तो कहीं इसमें आपसे पूछा नहीं गया है पूरे प्रश्न में। अपनी कक्षा में विकल्प ड्रिल का प्रयोग करना है, इसका भी कोई अनुसरण की बात नहीं की गई है इस प्रश्न में। तो इस तरह आप हर एक प्रश्न को अच्छे से आपको पढ़ना है, उसके बाद उसका जवाब आपको देना है। सस्वर पठन गतिविधियाँ क्या हैं? सस्वर पठन गतिविधियाँ क्या हैं? पहले ऑप्शन को हम पढ़ते हैं। पढ़ना सीखना शुरू करने वाले पाठकों के लिए लाभदायक है। तो कहीं ना कहीं ये पॉजिटिव आंसर की ओर हमको ले जा रहा है क्योंकि सस्वर पठन गतिविधियाँ क्या हैं? तो पढ़ना सीखना शुरू करने वाले पाठकों के लिए लाभदायक है। ऑप्शन नंबर बी को पढ़ते हैं। पढ़ना सीखना शुरू करने वाले पाठकों के लिए लाभदायक नहीं है। तो यहाँ आपसे पूछा गया है कि कौन सा सस्वर पठन गतिविधियाँ हैं, तो ये लाभदायक नहीं है, तो इसको हम काट देते हैं। ये हमारा जवाब होगा ही नहीं। केवल, यहाँ केवल की बात की गई है, सभी प्रश्नों को पढ़ते ही नहीं है, केवल देख करके ही काट देते हैं क्योंकि यहाँ पॉजिटिव आंसर आपको देखना है, ना कि नेगेटिव पूछा गया है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव को ध्यान रखना है। सस्वर पठन गतिविधियाँ नहीं है जब आपसे पूछा जाता तो आपका ये आंसर सही होता, सी नंबर और बी नंबर।
ऑप्शन नंबर डी में है पठन के उच्च स्तर, तो उच्च स्तर आपको ये भी गलत हो जाएगा। अगर आप सीटेट एग्जाम देने जा रहे हैं, उसकी तैयारी कर रहे हैं, तो 2-3 बातें और याद रखिए कि जहाँ कहीं भी आपसे रटना, रट्टा मरवाना, याद करवाना, उच्च पढ़ाई स्तर, केवल इस तरह के शब्द आपको मिलें और वहाँ पॉजिटिव आंसर की बात करें तो आपका गलत हो जाएगा। अगर निगेटिव बात करें तो वही ऑप्शन आपके सही होंगे जो आपके निगेटिव होंगे, यानी कि जिसमें केवल होगा, रट्टा मारना होगा, ये आपके निगेटिव प्रश्न के जवाब हैं। तीन सभी बातों को आपको अच्छे तरीके से याद करना है। वीडियो को 2 से 3 बार आप देखिए, हर एक क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट आपकी समझ में आ जाएगा, क्योंकि सीटेट किस तरह के प्रश्न आपसे पूछता है ये बहुत ही आवश्यक है आपको जानना और उसके पूछने के तरीकों को समझना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थिति में उपचारात्मक शिक्षण दिया जाना चाहिए? वो कौन सी ऐसी स्थिति है जब आपको उपचार करने की आवश्यकता होती है, उपचारात्मक शिक्षण आपको देना आवश्यक है या ज़रूरी है कह लीजिए। विद्यार्थी अधिगम का आनंद ले रहे हैं, तो यहाँ तो कह रहा है कि विद्यार्थी अधिगम का आनंद ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये आपका आंसर सही नहीं होगा, क्योंकि यहाँ उपचार की बात की गई है कि कौन सी ऐसी स्थिति होगी जब आपको उपचार करने की आवश्यकता होगी। तो उपचारात्मक शिक्षण कब आप देंगे उनको? तो आनंद ले रहे हैं, तो इसमें आपको कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। विद्यार्थी पढ़ाई गई अवधारणा को समझ नहीं पा रहे हैं, तो ये एक ऐसी स्थिति है, हम कह सकते हैं कि जब विद्यार्थी पढ़ाई गई अवधारणा को नहीं समझ पा रहा है, तो इसमें आपको उपचारात्मक शिक्षण देने की आवश्यकता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। विद्यार्थी अपनी गति से स्वयं अध्ययन करना चाहते हैं, तो ये भी आपका निगेटिव ऑप्शन है। विद्यार्थी कहानी की पुस्तक पढ़ना चाहते हैं और पठन का आनंद ले रहे हैं, तो ये भी आपका निगेटिव जवाब है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर। प्रथम भाषा अर्जन के लिए कौन सा सही है, यानी कि कौन सा ऑप्शन सही है प्रथम भाषा अर्जन के लिए? तो हम कह सकते हैं प्रथम भाषा अर्जन तो हम अपने परिवार से अर्जित करते हैं, तो यहाँ कहीं भी परिवार का कोई ऑप्शन में जिक्र नहीं है। यह प्राकृतिक रूप से अर्जित की जाती है, तो ये कहीं ना कहीं सत्य है, पॉजिटिव जवाब है। अगला जवाब को देख सकते हैं, इसके लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता है? नहीं, इसके लिए कोई प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं पड़ती है भाषा आपको अर्जित करने के लिए, यानी सीखने के लिए। इसके लिए औपचारिक निर्देश की भी आवश्यकता नहीं होती है, इसको भी आप गलत काट दीजिए। यह बच्चे के सचेत प्रयासों के पश्चात अर्जित की जाती है? नहीं, यह जो है प्राकृतिक रूप से अर्जित की जाती है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। निकटस्थ विकास का क्षेत्र आपको बताना है, जो आपका सबसे नज़दीक का विकास का क्षेत्र है। शब्दावली किससे संबंधित है? तो ये जो शब्द है निकटस्थ विकास का क्षेत्र, ये किससे संबंधित है? पहला ऑप्शन है आपका सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, तो ये पॉजिटिव लग रहा है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, तो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत ये आपका निकटस्थ विकास का क्षेत्र नहीं है। व्यवहारवादी उपागम, ये भी आपका निकटस्थ विकास का क्षेत्र नहीं है। मनोविश्लेषित सिद्धांत, ये भी आपका नहीं है। अगर यहाँ आपका सामाजिक दिया गया है तो कहीं ना कहीं ये निकटस्थ यानी निकट का जो विकास का क्षेत्र है ये आपसे पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यही आपका सबसे अच्छा और बेस्ट जवाब होगा। निकटस्थ विकास का क्षेत्र यानी सबसे पास का कह सकते हैं या नज़दीक का कह सकते हैं विकास का क्षेत्र आपको बताना है कौन सा शब्दावली सबसे संबंधित है। इस तरह हमने आपके प्रीवियस ईयर के तौर पे जो भी प्रश्न कराए हैं वो सीटेट के अच्छे कॉन्सेप्ट के तहत है। इसी टाइप के आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। अगर चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे जब भी कोई वीडियो अपलोड की जाए तो उसका नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। मिलेंगे नेक्स्ट अगले नए वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।